हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स। मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के, अबैकस के, वैदिक मैथ्स के एंड जापानीज़ लैंग्वेज के। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching BA English Honors playlist of Semester 2 DSC 4 14th and 17th Century Poetries. We are on the last unit, the third unit, last chapter, The Paradise Lost. Sorry, मैं बहुत लेट हो गई हूँ वीडियो अपलोड करने में क्योंकि मेरा जापानीज़ लैंग्वेज का एग्ज़ाम था, वो कल ही कंप्लीट हुआ है। तो फिर मैं आज पूरा अपने नोट्स और आपके सामने एक्सप्लेनेशन रेडी करके हूँ। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और आज आप सबको पता है गुरु पूर्णिमा है, तो आई होप आप सबने अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को विश किया होगा। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा है पैराडाइज लॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में बहुत सारे करेक्टर्स हैं क्योंकि ये पता है ये पूरी एक एपिक पोएम है। हमारे पास इसमें अवेलेबिलिटी सिर्फ बुक 1 की है, तो हमें सिर्फ बुक 1 पढ़नी है। तो ये बुक 1 जो है ये हमारी कवर होती है और इसमें सिर्फ यही करेक्टर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो गॉड हैं, फिर गॉड द सन है द क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, फिर एडम एंड ईव। एडम एंड ईव, एडम जो है वो फर्स्ट ह्यूमन मेल है और ईव जो है वो फर्स्ट ह्यूमन फीमेल है। तो यहाँ पर ये दो ह्यूमंस जो भगवान ने क्रिएट करे थे, गॉड ने क्रिएट करे थे, कब? जब वो न्यू वर्ल्ड रेडी कर रहे थे, दी अर्थ, जिस पे अभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न, सैटर्न जो है वो एक रिबेलियन एंजल है। ये बाद में बनते हैं जबकि ये हेवन के सबसे इंटेलिजेंट, पावरफुल एंड सबसे टॉप मोस्ट एंजल्स में से एक होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा गॉड को सर्व किया करते थे, बहुत लॉयल थे उनके टूवर्ड्स। नेक्स्ट है बेल्ज़ेबब। बेल्ज़ेबब जो है वो कमांडर, सेकंड कमांडर है सैटर्न के। सेन और डेथ, ये दोनों बच्चे हैं सैटर्न के। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये एक एपिक पोएम है, तो यहाँ पर हमें एपिक पोएम का थीम दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पर कहते हैं कि गॉड ने सबसे पहले एडम को क्रिएट किया था। एडम द फर्स्ट ह्यूमन मेल, तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन मेल को क्रिएट किया था। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि एक एडम अकेला है तो उसके साथ देने के लिए उन्होंने ईव को बनाया। और ईव को उन्होंने कैसे बनाया? एडम के एक रिब से ईव को निकाला। मतलब कि जो एडम है उसका एक हिस्सा है ईव। ठीक? तो ईव जो बनी वो क्या बनी? द फर्स्ट ह्यूमन फीमेल। दोनों मिलकर जो हेवन का गार्डन है उसकी देख रेख करते थे, देखभाल करते थे, अच्छे से बिल्कुल खुशहाल रहते थे। ठीक? अब यहाँ पर क्या हुआ? सेंट जो थे, सेंट हेवन के एंजल, गुड एंजल एंड ब्राइट एंजल ऑल्सो, तो वो क्या करते थे? वो सर्व कर रहे थे। जब गॉड के सन हुए द जीसस क्राइस्ट, तब गॉड ने कहा कि ये अगले हेवन के गॉड बनेंगे। तो इस बात पे सेंट को आया बहुत गुस्सा। उन्होंने कहा कि वो अभी इतना छोटा है, ठीक है, जीसस क्राइस्ट जो है वो इतने छोटे हैं, उनमें अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो गॉड बन पाए हेवन के। ठीक है, मैं उसके लिए कैपेबल हूँ, ठीक है, एलिजिबल हूँ, मैं पूरे हेवन को संभाल सकता हूँ। ठीक? जो सुपीरियर कमांडर्स में से एक था ये, गुड एंजल्स में से, तो वो कहते थे कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब आप ये देख सकते हैं गॉड के अकॉर्डिंग वो हायरार्की है। ठीक है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो गॉड का बेटा ही गॉड बनेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा था। लेकिन सेंट भी अपनी जगह सही है। क्यों? क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले उसके लिए एलिजिबल होगा तो उसको ही वो अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत बढ़िया बात होती है ना। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आप ज़्यादा एलिजिबल हो दूसरे कैंडिडेट से, तो फिर आप चाहोगे ना कि वो जॉब आपको मिले और वो आपकी ही पोस्ट हो। तो उसी के अकॉर्डिंग सेंट कह रहे थे कि मैं गॉड ऑफ हेवन बनने लायक हूँ, आई हैव ऑल दैट क्वालिटीज़, ठीक है, ऑल दैट कैलिबर। सो इस चीज़ में उन्होंने गॉड को कहा, तो गॉड ने
इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो गॉड के अगेंस्ट होकर उनसे रिबेल करेंगे, और जब वो उनसे फाइट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक एंजल है और गॉड सुपीरियर हैं। तो गॉड ने डिफीट कर दिया सैंड को, और सैंड को हेवन से बाहर निकाल दिया। जैसे ही उन्हें सैंड को हेवन से बाहर फेंका, उन्होंने सैंड वॉज थ्रोन बाय द गॉड फ्रॉम द हेवन टू हेल, और हेल में फेंका उन्होंने उनको। हेल में जाते ही, मतलब कि हेल के जो दौरान वो जा रहे थे, जैसे कि हेवन से हेल जा रहे थे, तो उस बीच के रास्ते में उनको 9 days and nights लगे, और तब वो जाकर हेल में गिरे। क्लियर। अब सैंड के साथ और भी बहुत सारे एंजल्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनको भी ये सबसे सही बात लग रही थी कि जब सैंड एक गुड एंजल, एक रिस्पॉन्सिबल एंजल है, दैट ही इज़ एबल टू बी द गॉड ऑफ हेवन, सो वी हैव टू सपोर्ट देम। सो कुछ एंजल्स ने उसकी सपोर्ट करी, तो वो भी फिर अगेंस्ट हो गए गॉड के। तो उन सब ने मिलकर गॉड के अगेंस्ट फाइट किया, इसलिए गॉड ने उन सभी को हेल में फेंक दिया। क्लियर। जब उन्होंने गॉड के अगेंस्ट ऐसा किया, तो यहाँ पर जैसे वो हेल में गिरे, उसके बाद बेल्ज़ेबब ने कहा कि गॉड जो है वो ऑल माइटी हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो भगवान है, हम कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है, भगवान रोशनी में है, भगवान अंधेरे में है। तो वो कहते हैं कि अगर भगवान हेवन में है तो भगवान हेल में भी हैं। जो होता है वो उनकी ही वजह से होता है, ठीक है। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है तब भी वो भगवान की करनी है, जब भी हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तब भी वो भगवान की ही करनी है। तो इस चीज़ को वो बताते हैं कि अगर हमारे साथ ये हो भी रहा है ना, और अगर तुम्हें हेल का राजा भी बनना है, अगर तुम हेल के राजा भी बन जाओगे या फिर हेल पे राज करोगे, तो वो भी एक भगवान का लिखा लिखाई डेस्टिनी है, कर्मा है। क्लियर। तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर सेंट उनको कहते हैं कि अब तुम ना गुड एंजल की तरह बात कर रहे हो, तुम अब मेरे साथ ईवल एंजल बन चुके हो, एक बैड एंजल बन चुके हो, तो तुम ये सारी बातें बोलकर मुझे वीक मत करो। क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट भी तो एक गुड एंजल था ना, तो उसको ये सारी चीज़ें सोचकर फिर से वही मन करेगा कि हाँ मैं जाकर गॉड से माफ़ी मांगूँ और उनको फिर से सर्व करने लगूँ जैसे वो पहले किया करते थे। पर वो अब अपनी बात पे बिल्कुल अटल हैं कि मैं क्यों जाऊँ, कि इससे बेटर तो ये है कि मैं हेल पे राज करूं बजाय इसकी कि मैं हेवन में जाके सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं राजा बनना ज़्यादा पसंद करूंगा, चाहे वो हेल का ही क्यों ना हो, नर्क का ही क्यों ना हो। द मैन ऑफ डिसोबीडियंस। ये मैन ऑफ डिसोबीडियंस क्या है, इसको एक बार पूरा अच्छे से क्लियर कर देते कि इस पर क्वेश्चन आ जाता है। सो द मैन डिसोबीडियंस क्या है? जब सेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा थे भगवान से, और जब उनको निकाल दिया गया था हेवन से, तो क्या किया उन्होंने? अपना रिवेंज लेने के लिए उन्होंने ईव को क्या कर दिया, अपनी बातों में लगा के उनको ये बोला कि जाओ तुम क्या करो, जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है उसको खा लो, उसको कंज्यूम कर लो। क्लियर। तो फ्रूट ऑफ नॉलेज को क्या किया गया था? गॉड के द्वारा मना किया गया था कि तुम दोनों को ये जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है वो नहीं खाना है, आपको पालन करना है, ठीक है, ओबे करना है इस बात को। क्यों? क्योंकि वो गॉड है, और गॉड क्या है? इन दोनों के फादर हैं, इनके पेरेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको उनकी बात का ओबे करना चाहिए। पर सेंट की बातों में आकर ईव ने क्या किया? उस फ्रूट ऑफ नॉलेज को कंज्यूम कर लिया, मतलब खा लिया। तो इससे क्या हुआ? डिसोबीडियंस हो गया, मैन डिसोबीडियंस हो गया। अब जब ईव ने ऐसे खा लिया फ्रूट ऑफ नॉलेज, तो फिर उसको समझ आ गया। क्या समझ आ गया? उसको नॉलेज मिल गई। अभी तक वो क्या कर रहे थे? वो गॉड को फॉलो कर रहे थे, तो उनको अपने नेकेड होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सराउंडिंग्स की नॉलेज नहीं थी, फिज़िकल नॉलेज नहीं थी। तो वो जैसे ही उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज कंज्यूम किया, वैसे ही उनको अपनी खुद के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी, अपना सेक्सुअलिटी और अपनी हर एक चीज़ों के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में पता चल गया। तब उन्होंने अपने आप को कवर किया पत्तों से, ठीक है, क्योंकि उनको तब क्या समझ आ गया, उनको तब नॉलेज मिल गई थी। क्लियर। तब
एडम जब आया तो एडम ने देखा कि ईव ने उसको कंज्यूम कर लिया है। अब ईव को मिलेगी सज़ा और ये उससे देखा नहीं जाएगा। तो फिर एडम ने भी उस एप्पल को कंज्यूम कर लिया। तो क्या हुआ, दोनों को ही अब क्या हुआ, नॉलेज मिल चुकी है। उन्होंने फ्रूट ऑफ नॉलेज को खा लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उन दोनों को नॉलेज हो चुकी है। वो प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग है, फुल ऑफ ब्रेन। क्लियर। तो अब क्या हुआ, अब गॉड हो गए बहुत नाराज़। उन्होंने गुस्से में आके क्या किया, उनको इतने सुंदर हेवन गार्डन से निकाल कर बाहर फेंक दिया अर्थ पे कि अब तुम लोग जाओ और जाकर अर्थ पे सरवाइव करो। क्लियर। ये तुम्हारी सज़ा है। ठीक, अब तुम्हें अर्थ पे रहना पड़ेगा, खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब तुम्हें हर चीज़ नहीं मिलेगी ऐसे। अब तुम्हें खुद मेहनत करके, खेती करके अपना जैसे तैसे अपना सर्वाइवल करना होगा, सब कुछ खुद से करना होगा। तो ये था मैन डिसोबीडियंस, जिसको एक आर्ग्यूमेंट थीम बोला गया है। फिर जो लास्ट लाइन है पोएम की, उनमें दिखाया जाता है कि वो अब डिसाइड करते हैं कि जो गॉड ने न्यू वर्ल्ड बनाया है जिसका नाम अर्थ है, तो चलो उस पर अपना डेरा जमा लेते हैं। गॉड ने अब तक जितनी भी अच्छी चीज़ें करी है वहाँ पर, बनाई है वहाँ पर, उसको बैड, उसको ईवल में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपना डेरा जमा लेते हैं। तो ऐसे सोच के उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैसिव टेम्पल बनाया जिसका नाम है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम उनका कैपिटल बन गया, द डेविल्स कैपिटल, कैपिटल ऑफ डेविल। और वहाँ पर उन्होंने अपनी काउंसलिंग शुरू करी कि वो कैसे गॉड के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। तो ये थी पूरी पोएम द पैराडाइज लॉस्ट। और अब देखो, ये इतनी छोटी सी पोएम है जिसमें कि अभी भी ये कंटिन्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या काउंसलिंग करनी शुरू करी, इन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया है कि वो गॉड के अगेंस्ट कैसे फाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक 1 है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आपको स्टोरी सेन की भी समझ आ गई होगी और आपको स्टोरी एडम और ईव की भी क्लियर होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप डाउट अपने लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक it, share it with your friends and subscribe my channel for more upcoming videos. And now I'm going to start the DSC 5. So I'm going to start the DSC 5 from tomorrow onwards. Press the bell icon for my regular updates because I will continue the uploading of the videos of DSC 5 and then after that I will upload the DSC 6. Thanks for watching this video. Bye bye everyone.